नमस्कार, मैं हूं पूनम यादव और बोल मुंबई बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पूरे देश में चारों तरफ ये बातें फैल गई। लोग कहने लगे कि अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। चारों तरफ लोगों की जो संभावना है वो जाग गई, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे वो हिंदू समुदाय। लोगों का मानना है कि अब राम मंदिर बनेगा। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा बहस का मुद्दा है, डिबेट का मुद्दा है, लोगों में, हिंदू में, मुस्लिमों में ये लगातार बातें चलती रहती हैं कि राम मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, तमाम तरह की बातें चलती हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं यारी रोड पे। हमारे साथ तमाम मुस्लिम लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो मसला है इसे कैसे सुलझाया जाए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इन 24 न्यूज़ पे। आपका नाम बताएं। अशरफ खत्री। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि जब अब बन गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो पहले सबसे पहले बताइए आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कहना ये चाहूँगा, राम मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, कुछ भी बने, जैसा आगरा का है और इधर का उत्तराखंड का कहाँ का है, वो सब एक साथ में बैठ के मुद्दा पूरा हल हो जाए। बार बार में ये नहीं हो कि उधर का खलास हुआ तो ये चालू हो जाए, उधर का चालू हुआ तो वो ये मुद्दा उठा ले। तो ये तो रोटियाँ सेकने वाली बात हो रही है इन लोग की, राजनीति वाली। हम लोग है राजनीति वाले नहीं हैं। हम लोग MIM का था, मैं खादिम मजलिस, लेकिन अभी मैं उसको छोड़ के मैं इसमें आ रहा हूँ, मुस्लिम सेवा संघ के अंदर अभी आया हूँ। इसका काम अच्छा लगा मेरे को। ये काम कर रहे हैं सबके लिए, इसमें हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं है, सब साथ में जुड़े हुए हैं। सब काम करो, अच्छा काम करेंगे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हम तो खिदमत खल्क हैं, सबके लिए तैयार हैं हम लोग। जैसा बोलेंगे वैसा काम करेंगे। जो भी परेशान हाल है वो आए, और जो भी है हमारे लायक होएगा, स्कूल का जो भी होएगा, जो भी काम होएगा वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और किसी से पैसे पासे की डिमांड नहीं हमारे पास में, समझ गए? जो भी है हम लोग के पास में आए, ऑफिस में, यारी रोड में ऑफिस है हमारी, और यहाँ काम करके देंगे। किया गया है मुस्लिम सेवा संघ की अगर हम बात करें तो किस किस तरह का क्षेत्र में क्या काम किया गया, किन किन कार्यों के लिए? जो भी 5% जो भी है मुसलमानों के लिए जो आता है फंड, वो कहाँ जाता है वो भी पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि भाई ये 5% जो भी मिलता है मुसलमानों के लिए, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं पहुँच रहा है। सब परेशान हाल है। इसके लिए हम लोग ये मुस्लिम सेवा संघ बनाया है। इसके अंदर है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संस्था बनाई गई है केवल मुस्लिमों को हित में ध्यान में रखकर बनाई गई है या हर जाति के लोग, वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक आए और हमारे ख्यालात लोगों तक पहुँचाने की आप पुरजोर कोशिश कर रहे हो। ये मुस्लिम सेवा संघ है, ये काफ़ी सालों से इसके ऊपर विचार किया जा रहा था कि एक ऐसा संघ बनाया जाए, मुस्लिम सेवा संघ, जो सारे समाज, सारे हिंदुस्तान को अच्छा बनाने के लिए, सबका साथ सबका विकास, जिस तरीके से मोदी जी ने नारा लगाया था, ये सोच हम लोगों की भी थी कि सब साथ में आना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। उस उद्देश्य से इस संस्था का हम लोगों ने निर्माण किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बड़े पैमाने पर आज महाराष्ट्र में तकरीबन 28 जिलों में ये संस्था हमारी काम कर रही है। इससे कि आपने देखा होगा कि आज अवेयरनेस आया लोगों में, लोग रास्तों पर उतर रहे, शांति से मुख्य मोर्चा निकाल रहे रिजर्वेशन के लिए। हम लोगों का अहम मुद्दा ये भी था। संस्था का सबसे बड़ा मेन एजेंडा है एजुकेशन। संस्था का एजेंडा है यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के ज़रिए जो हमारे मुस्लिम समाज बिछड़ा हुआ है उसको न्याय सम्मान मिले और ये समाज ऊपर आए, समाज इसमें से गरीबी गुरबा जो लोग हैं वो दूर हो। ये समाज जो संगठन है इसका एक ये ब्रांच है, सेंट्रल ब्रांच है, यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई जाति और कोई समाज का इसमें कोई एक एजेंडा नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब को लेकर के चलने वाला ये संगठन है। और अगर हमको अगर देश का विकास करना है तो देश के अंदर जितने ही समाज है उनको हर एक को यहाँ पे हमको मजबूत करना पड़ेगा। भरपूर प्रयास, भरपूर कोशिश मुस्लिम सेवा संघ के माध्यम से की जा रही है। और एक बड़ी खुशी की बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी हमारे अशरफ भाई ने बताया कि मैं MIM छोड़ करके यहाँ आया हूँ, इसी तरीके से हमारे साथ में आज वो लोग जुड़े हैं जो समाज के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं, जिन्होंने देखा कि आज 60-70 साल हो गए आज़ादी मिलने के बावजूद किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने हम लोगों को सही तरीके से जो हमारे जो हक थे, हुकूक थे वो नहीं दिए। ये गलती हमारी है कि हम ले नहीं सके। ये गलती हमारी है कि हम लोग एक अच्छे लीडर डेवलप करके हमारे जो लीडर थे उन लोगों ने हम तक ये नहीं पहुँचा। हम किसी सरकार पे दोष नहीं देते। आज हमारे उस्मान खान साहब है, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आपको बताएंगे कि कितनी सारी स्कीम्स
मुसलमानों के लिए आई है, उनके पास सारी जानकारी है, सारी डिटेल्स है। बहुत सारी स्कीम्स मुसलमानों के लिए आई है, ये बीजेपी सरकार ने निकाली है, महाराष्ट्र लेवल पे निकाली है, स्टेट लेवल पे निकाली है, सेंट्रल लेवल पे निकाली है। ये घर घर तक पहुंचाने का काम ये मुस्लिम सेवा संघ करेगा। हमारा समाज अगर मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। आपसे जानना चाहेंगे, आपने जैसे कहा कि जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप इन चीज़ों पे वाकई लगता है इस नारे पे या इन बातों पे अमल किया गया है? मुझे तो लगता है किया गया है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस संगठन से और हम लोग काम कर रहे हैं, मैडम हम लोग आज तक जितना भी डेलीगेशन जिस जगह पे भी हम लेके जाते हैं, ये हमारी समस्याओं की हमारे मामले की से भी हम लोगों ने एक डेलीगेशन 20 तारीख को गए महीने में हम लोगों ने लेके गया था सीएम साहब के पास, लेकिन आज तक के सीएम साहब के पास जो हमारा मेन मुद्दा है वो नहीं पहुंचा था। तो इसलिए हम लोगों की रिजर्वेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। 5% रिजर्वेशन एजुकेशन का हमारा ठीक ठाक चल रहा था। ये हम लोगों को अगर पुरानी सरकारें अगर देना चाहती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस तरीके से इसको रिजेक्ट किया था, ये सरकारों के पास फुल पावर था, ये इसके अंदर ये लोग एक नया कानून संविधान करके ये हम लोगों को दे सकती थी, हमारे समाज को आगे ला सकती थी। लेकिन जो भी सरकार आई इसके पहले उन लोगों ने हमें वोट के हमको वोट बनाया, बैंक वोट बनाया हमको, उन लोगों ने अपना काम निकाला। लेकिन मोदी सरकार से हमारी उम्मीद जागी है। जब से मोदी सरकार आई है हमें थोड़ा ऐसा दिलासा लग रहा है कि हाँ वो जो स्कीम्स निकाल रही है माइनॉरिटीज़ के लिए, अगर हम उनके साथ में जुड़ के मतलब उनके पास जाके सही ढंग से हमारे बुद्धिजीवी जा कर के मिले, ना कि वो सिर्फ चंद लोग जो सिर्फ टीवी पे डिबेट के लिए बैठते हैं और अपना नाम और अपनी रोटी सेकने के लिए अनाप शनाप बकते हैं। जैसे कि आज की तारीख में बहुत से उलमाए दीन के नाम पे लोग बैठते हैं, काफ़ी चैनल्स पे बैठते हैं और वो जो स्टेटमेंट देते हैं उससे देश के अंदर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि ये जितने भी ऐसे डिबेट्स होते हैं उनको आप लोग उसको माने नहीं। जो आपको मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ज़रिए जितने आपको आज के तारीख में ये जो सारी चीज़ें आती है, वायरल्स वीडियो है, ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, इन सारी वीडियो पे ध्यान न दे, हर चीज़ की तहकीक करे। ये रहा सवाल आदित्यनाथ योगी जी का, जो सीएम बने, उनकी सीएम बनने से पहले कुछ बात करने का स्टाइल अलग था, अंदाज अलग था। आज उनका स्टाइल, उनका अंदाज अलग है। वो पूरा विकास के लेकर के वो वहाँ पे यूपी में कर रहे हैं और उस्मान भाई ने अभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा डेलीगेशन जाके उनसे भी बाबरी मस्जिद के जो भी मुद्दे हैं उस पर भी जाकर के हम बैठ के बात करेंगे। वहाँ के लिए वहाँ के जो समाज के लोग हैं उनको भी हम साथ लेकर के, क्योंकि हमारी यूपी में भी एक ब्रांच चालू हो रही है मुस्लिम सेवा संघ की, राजस्थान में हो रही है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है हर स्टेट के सीएम से जाके मिले और उन लोगों तक वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम उन लोगों में अवेयरनेस ला के उन तक के पहुँचाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा यहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी की सरकार आई है वो सिर्फ नारे ही नहीं दे रही है बल्कि उस पर अमल भी किया जा रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। सर, जैसे कि अब यूपी में योगी सरकार आई है, तमाम तरह के जुमले चल रहे हैं कि यूपी डोल रहा है, योगी योगी बोल रहा है, और कहीं ना कहीं कई लोगों के बीच में एक डर भी है कि योगी सरकार आई है, शायद अब मुस्लिम उतने सुरक्षित ना हो, तमाम तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? पहले तो धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने हमसे राय पूछी है। और ऐसा है कि ये जो डर और भय का, तो मुसलमान ने ना कभी डरना सीखा है और ना मुसलमान कभी डरेगा। एक चीज़ ये आप ध्यान में रखिए। दूसरा ये है कि अगर मुसलमान के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, मुसलमान 2 कदम आपके साथ आगे बढ़ेगा। अब उसमें यहाँ कहीं ये नहीं है कि भाई आप गिव एंड टेक वाला मामला है। अगर हिंदू भाई हमारे बाएँ खोल के हमको गले लगाएगा, हम गले लगने को तैयार है। हमको उसमें कोई भी किसी तरीके का ना डर है, क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमको सिखाता है कि हमारा पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी जाति धर्म का हो, उसको अपने रिश्तेदार से ज़्यादा हम उसको अहमियत देते हैं। ये हमारे इस्लाम में हमारे को बताया गया है। तो इसका हमें तो कोई वो नहीं है। योगी जी आए हैं, मुझे अगर योगी जी के पास ये बात पहुंचती है तो मैं ये मेरी तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई योगी जी ने जो पहले बोला, जो कुछ किया, वो बीती हुई बात है। आज की तारीख में उनको जिम्मेदारी दी गई है और अगर हमारा ये समझना है कि कोई भी काम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता है। अगर अल्लाह ताला ने मर्ज़ी
2083 में योगी जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम समझते हैं कि योगी जी वो काम को बखूबी अंजाम देंगे। और दूसरी बात है, उनके माँ और बाप ने, जिस तरह से मैंने टीवी पे देखा कि उनके माँ और बाप ने उनको सबसे पहला हिदायत दी है कि भाई हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को साथ में लेके चलो। और जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मेरे ख्याल से योगी जी हो या मोदी जी, दोनों लोग मुसलमान को और दूसरे धर्मों को साथ में लेके हिंदुस्तान को अच्छा साफ़ सुथरा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर मुसलमान जिस परसेंटेज में भी है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मुसलमान उनके साथ खड़ा होगा। सर, आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। पिछले अगर हम 20 सालों की बात करें तो हमेशा यही चीज़ें दोहराई गई हैं, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम मंदिर होगा, मस्जिद होगा, तमाम तरह की बातें कही गई हैं। तो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने महज रोटियां सेकी हैं और उन्होंने कुछ किया नहीं है, ना हिंदुओं के लिए ना मुस्लिम के लिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमसे ज़्यादा मीडिया वाले लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि इसमें रोटी सेकी गई है या किसने क्या किया है। मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं करूँगा। जो वक्त गया गया। अब हमें नए तरीके से नया एक हमारा वो करना है विकास, और नए विकास के अंदर हमें सबसे पहला तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है बाबरी मस्जिद को लेके, उसका हम स्वागत करते हैं। और हम उस मुद्दे के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की, काफ़ी हमारी बातचीत हुई। एज ए मुस्लिम सेवा संघ के महासचिव होने के नाते भी कई लोगों से, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशनों के पास, मुसलमान लोगों के पास, ग्रुपों के पास, मोहल्लों के पास, लोगों के पास हम गए और जाके राय मशवरा किया इस मुद्दे पे। तो ज़्यादातर हमने 95-98% तक हमने ये देखा कि सब लोगों की राय थी कि इस ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहिए और हमको आगे बढ़ के इस बात को आगे ले जाना चाहिए। तो हमने महाराष्ट्र की तरफ से मुस्लिम सेवा संघ ने अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 45 से 50 ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम जो हमारे साथ खड़ी है इस मुद्दे पे। योगी सरकार को हम एक निवेदन भी भेजने वाले हैं यहाँ से कि भाई हमको बुलाओ, महाराष्ट्र की तरफ से हम आने को तैयार है बात करने। लेकिन ये मसला हमेशा का जो मसला है, आज अयोध्या का मसला ख़त्म हो जाएगा, बाद में काशी शुरू होगा, काशी ख़त्म होगा, मथुरा शुरू होगा। तो ये काशी, मथुरा, अयोध्या सारे मसलों को बैठ के एक टाइम में निपटाओ और साफ सुथरे हिंदुस्तान की पहल करने के लिए मुसलमान हिंदू मिलके एक अच्छी तहजीब जो गंगा और जमुना की तहजीब है उसको आगे बढ़ाएं और हम सब एक बन के अच्छे तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए चीज़ के बारे में। जी, तो अगर आप जो अपनी संस्था की बात कर रहे थे तो उसमें किस तरह के काम होने वाले हैं, अगर आप वो हमें बताएं। जी, संस्था में ऐसा है कि आज तक जो सरकारें आई हैं और गई हैं, ये ख़ास तौर पे मैं कांग्रेस सरकार को बोलूँगा कि कांग्रेस सरकार ने शायद मुसलमानों की तरफ बराबर ध्यान नहीं दिया, या तो उन्होंने इसे टिश्यू पेपर समझ के मुसलमानों को यूज़ किया कि भाई हाथ पोंछो और फेंक दो, और या फिर उसको मुसलमानों का एक वोट बैंक की नीति से उन्होंने काम किया। तो हो सकता है ये जो उनके साथ में आज यूपी का रिज़ल्ट आया है तो वो देख लिया कि भाई 92 के बाद से कांग्रेस को बाइकआउट किया है यूपी वालों ने, और यूपी ने अगर बाइकआउट किया तो इसका मतलब उनको ये समझना चाहिए कि ये उनकी वो गलती थी जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं, और आगे कितने साल तक यूपी का आवाम उनको करेगी ये वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के टाइम से भी कई योजनाएं आई मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमानों के घर तक नहीं पहुंची, ना उनके बच्चों के पास पहुंची, ना उनकी औरतों के पास पहुंची, ना उनके मदरसे और जितने भी चीज़ें हैं मुसलमान के रिलेटेड या और माइनॉरिटीज़ के वहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँची। जिस तरह से अभी बीजेपी सरकार से हम लोगों ने, मुस्लिम सेवा संघ ने कई योजनाएं हैं, जिस तरह से मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये इतनी 10-12 योजना मेरे हाथ में है, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ये मुस्लिम सेवा संघ कोशिश कर रही है ये सारी योजनाओं को लेके घर घर और लोगों के यहाँ हर माइनॉरिटीज़ के घर तक ये योजनाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और ये बीजेपी सरकार से हम लेने का हमारा हक समझेंगे, और हमारा हक हम लेने के लिए जो भी होगा, चाहे निवेदन दे के हो, बातचीत करके हो, या मंत्रालय में इसको एजिटेशन करके हो, जिस तरह से भी हो इस तरह का हम ये काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि भाई सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी का नारा है, योगी जी का नारा है, और बाकी के सारे मतलब लोगों का ये नारा है कि हमको विकास चाहिए, हमको कोई लड़ाई झगड़े की राजनीति नहीं चाहिए। और ये जो स्कीमें हैं, ये स्कीमें घर तक जाने के लिए हम सबसे पहले पहल करेंगे और लोगों तक ये पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। उनका एक ही नारा है कि देश में
भाईचारा बना रहना चाहिए, शिष्टाचार बना रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के बीच जो लोग राजनीति की रोटियां सेकते हैं उसे ख़त्म करना चाहिए और देश को एक प्रगतिशील देश के रूप में आगे लेकर जाना चाहिए। और भी चर्चा जारी रहेगी, हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हमारे साथ तमाम मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। परेशानियाँ बता नहीं रहे हैं, दरअसल वो गिना रहे हैं कि बीजेपी सरकार से वो कितने खुश हैं और उनकी कई जो बातें हैं, उन्होंने जो संस्था ऑर्गेनाइज़ की है वो कितना काम करने वाले हैं, सभी के बारे में उन्होंने हमें बताया। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका इन24 में। मैं पहले तो इन24 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने हमारी बात को सरकार तक और आवाम तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मुस्लिम सेवा संघ ये पिछले 1 साल से समाज में काम कर रही है, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से बाहर भी हमारा काम है। मेनली जो मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है आरक्षण, शिक्षण, संरक्षण, समाज का आरोग्य और आर्थिक दृष्टि से मुस्लिम समाज कैसे उभरेगा, इस पर हमारा पूरे महाराष्ट्र में काम चालू है। इस तरह पे हम लोगों ने बहुत ऊंचे लेवल पे डेलीगेशन लेके जाके गवर्नमेंट से बात करना, गवर्नमेंट से डायलॉग करना, ये भी हम लोगों ने किया है। उनको निवेदन देना, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो कमज़ोरियां हैं समाज में, जो आर्थिक दृष्टि से आज मुस्लिम समाज जो नीचे जा चुका है, सामाजिक दृष्टि से नीचे जा चुका है, राजनीतिक दृष्टि से जो नीचे जा चुका है, उसको उभारने की मुस्लिम सेवा संघ पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सरकारें अब तक बनी, बीजेपी के और शिवसेना की सरकार 5 साल का अगर कार्यकाल छोड़ देते हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कार्यकाल छोड़ देते हैं तो सारा कांग्रेस का वक्त यहाँ पे रहा। कांग्रेस ने हर वक्त मुसलमानों को मूर्ख बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरक्षण का मुद्दा होने दो, आरक्षण की लड़ाई यहाँ पे 15 साल से लड़ी जा रही है और पिछले 4 साल से मुस्लिम सेवा संघ इस समाज को आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। इस लड़ाई के अगेंस्ट में 5% का आरक्षण मुस्लिम समाज को एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जाहिर किया था। वो सिर्फ बतौर एक लॉलीपॉप था। इलेक्शन के पहले कुछ 6 महीने पहले इन लोगों ने वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में, इसमें विधानसभा में लेके आया और वो खारिज हो गया ये सरकार आने के बाद। ये आरक्षण मुस्लिम समाज को दिए नहीं जा सकता या इस्लामिक समाज को दिया नहीं जा सकता, इस बिना पर कोर्ट ने उसको खारिज किया। हमारा मुद्दा ये है कि मुस्लिम समाज को ईबीसी के माध्यम से आरक्षण मिले। हम समाज बोल के आरक्षण मांग ही नहीं रहे, हम जाति बोल के आरक्षण मांग ही नहीं रहे। ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत इस समाज को, मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले, जहाँ की उसकी शैक्षणिक दृष्टि, उसकी आर्थिक दृष्टि, उसकी सामाजिक और राजनीतिक ऊंचाई इस समाज को समान अधिकार दिला सके। संविधानिक आर्टिकल 14 और 15 ये कहता है कि सभी समाज को सामाजिक अधिकार और उसको सम्मान मिले। इस सम्मान की लड़ाई मुस्लिम सेवा संघ पिछले काफ़ी दिनों से रास्ते पे उतर कर रहा है। और इसके अगर एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो मुमरा, थाना, कल्याण, डोंबिवली, लातूर, सोलापुर, उस्मानाबाद में ऐतिहासिक मोर्चा मुसलमानों का निकला आरक्षण के माध्यम से, जहां पे 4 से 5 लाख लोग रास्ते पर आए। ये ऐतिहासिक मुद्दा था। समाज, अब मुस्लिम समाज अभी धार्मिक मुद्दों पे फंसा हुआ नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि डेवलपमेंट। जो सरकार अभी डेवलपमेंट की बात कर रही है, मोदी की सरकार जो डेवलपमेंट की बात कर रही है कि सबका विकास
सबका साथ सबका विकास। वैसे हम भी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। इसमें मुस्लिम समाज का बतौर शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक इस पे तर्ज पे बड़े पैमाने पे विकास होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है मुस्लिम सेवा संघ की। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या इतने सालों से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है, समाज है, उसको एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया है? बिल्कुल, ऑफकोर्स ये इतनी ही सच्चाई है कि आज़ादी के बाद 70 साल तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तर्ज पे ही इन सरकारों ने देखा है। उनके शैक्षणिक दृष्टि से, उनके आर्थिक दृष्टि से, उनके सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अभी कोई भी कदम पिछली सरकारों ने उठाया नहीं। पिछली सरकारों ने, खाली कांग्रेस ने ही राज किया, 65 साल तक कांग्रेस का राज था, उसने एक भी कदम उठाया नहीं। उल्टा हमें जो तकलीफ़ें, हमारा जो समाज जिस बिजनेस में है, हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मुस्लिम समाज ज़्यादातर है। बंगार के धंधे करना, होटल के बिजनेस में होने दो, ट्रैवलिंग के बिजनेस में होने दो, इस बिजनेस में मुस्लिम समाज ज़्यादा पैमाने पे है। और ये बिजनेस को कभी भी इन्होंने बिजनेस का दर्जा नहीं दिया, इंडस्ट्रीज़ का दर्जा नहीं दिया, और हमारा समाज पीछे चला गया। इसके एक आर्थिक कारण ये है कि इस समाज को फाइनेंशियली डेवलप होने नहीं दिया गया। वैसे ही आर्थिक और ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पे भी इनको डेवलप होने नहीं दिया। हमारे जो रहनुमा बने, उन लोगों को लिमिटेड मुस्लिम नेताओं की तौर पे ही देखा गया। उनको राष्ट्रीय नेता या किसी कैबिनेट का अच्छा पोर्टफोलियो देके इनको मंत्रिमंडल में या कहीं कैबिनेट मिनिस्ट्री में लिया नहीं गया। ये उसका सबसे बड़ा कारण है। केंद्र सरकार में भी भाजपा सरकार है, राज्य सरकार में भी है, तो कितनी उम्मीदें हैं इस मुस्लिम समुदाय को लेकर? कितना काम करने वाले, क्या उम्मीदें हैं आपके? केंद्र सरकार की आपकी जो नीतियां हैं, हम किसी भी सरकार के विरोध में या उसके पक्ष में नहीं है। हम उनके नीतियों के पक्ष में और उनके नीतियों के विरोध में है। वो बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, MIM, NCP या शिवसेना होने दो, हम किसी पक्ष के पक्ष में नहीं हैं, हम उनके नीतियों के पक्ष में हैं। आप जो नीतियाँ मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए निकाली है, हम उसके पक्ष में हैं, और हमारे समाज को वो योजनाएं मिले, उसका फ़ायदा हमारे समाज को हो, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे को अगर उस पर मैदान में उतरना पड़े या रास्ते पर उतरना पड़े तो हम वो भी करेंगे। कोर्ट की लड़ाई, जैसे आरक्षण के लिए हम लोग सामाजिक तौर पे लड़ ही रहे हैं पिछले 5 सालों से, वो लड़ाई को भी कायम रखते हुए इस योजनाओं की तहत स्मॉल इंडस्ट्री मुसलमानों की बननी चाहिए, उनकी आर्थिक दृष्टि बननी चाहिए। मुसलमानों के लिए खाली महाराष्ट्र में हमारा सर्वे ये कहता है कि 2 लाख पॉलिटिकल नौकरियाँ हैं, जहाँ के आज मेरे नगर सेवक मुंबई में अगर देखते हो तो 30 नगर सेवक जीत के आए हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया 65 है, जहाँ से 65 नगर सेवक मुस्लिम अलग अलग पार्टियों से जीत के जा सकते हैं। तो ये भी खच्चीकरण होता है। तो पॉलिटिकल भी हम अपने लोगों को, हम चाहते हैं कि मुस्लिम सेवा संघ एक लीडर की फैक्ट्री बने, वो कोई भी लीडर हो। हमारे लोग बीजेपी में भी हैं, हमारे लोग कांग्रेस में भी हैं, MIM में भी हैं, NCP में भी हैं और MNSB में, सारी पार्टियों में। तो उनको सामाजिक तौर पे ताकत दे, उस समाज को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल संवैधानिक पद पे पहुंचाए, और समाज का काम उन हमारे सामाजिक नेताओं से और पॉलिटिकल नेताओं से समाज के लिए, समाज का फ़ायदा करा के ले, ये हमारी नीति है। बिल्कुल, जैसे कि देखना, यहाँ पर लोगों का कहना है कि हमें किसी भी सरकार से परेशानी नहीं है, हमें उनकी नीतियाँ हमारे लिए ज़्यादा अहम है कि वो किसी भी समुदाय के लिए कितना काम करते हैं, उनकी नीतियाँ क्या हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रोमियो एंटी स्क्वाड जो मुहिम चलाया है, उस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत काम अगर कहीं पर भी होता है तो वहाँ पर अच्छे काम करना बहुत ज़रूरी है, एक सिस्टम बना के। अब हम लोग तो सिर्फ व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अभी हमारे लोग वहाँ पे तहकीक कर रहे हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, ये वायरल है या क्या है। मैं तो चाहता हूँ मुंबई में भी सरकार ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे के, ऐसे यहाँ पर भी जो मुंबई में षड्यंत्र, ऐसे जो मुंबई में यहाँ पर जैसे गंदगी फैलाने वाले, ड्रग्स माफिया और नशा फैलाने वाले, ऐसे लोगों के खिलाफ मुंबई में भी यहाँ की भी सरकार, महाराष्ट्र की एक स्क्वाड बनाए। और ये सारे स्क्वाड जो योगी जी ने बनाए हैं, जो मुंबई में भी हम बनाने की मुखालिफत करते हैं कि महाराष्ट्र में भी हुए, स्टेट के अपना इंडिया के हर स्टेट में हुए, इसमें मुसलमानों को भी योगदान दिया जाए, उनको भी शामिल करके लिया जाए, ताकि इसमें वाद नहीं रहेगा।
100% अगर कोई चीज़ है तो उसमें मिलावट होती है, तब वो ऐसा ये सब सारी चीज़ें बातें उसके अंदर फिर उसके ऊपर टीका लग जाता है। अगर हमारे हिंदू भाई अगर स्क्वाड बना के चल रहे हैं, वो हमारे भाई है, अगर वो ये स्क्वाड बना के चल रहे हैं, वो स्क्वाड में है, तो उनके साथ में अल्पसंख्यक जिसमें मुसलमान भी आता है, जिसमें पारसी भी आता है, जिसमें जैन भी आता है, जिसमें क्रिश्चियन समाज के लोग भी आते हैं, ऐसे सारे समाज को ले करके ये स्क्वाड को चलाना चाहिए और उनके ग्रुप वाइज ये टीम बना करके इस काम को अंजाम देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई वाद विवाद नहीं होगा। आज कोई भी अच्छा काम करने जाता है उसके ऊपर टीकाकरणी करने का काम, यहाँ जो पिछले काफ़ी सालों से जिन लोगों ने राजनीति की वो लोग आज उसके ऊपर टीकाकरणी का काम करते हैं। मैडम, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आज के तारीख में जो इलेक्शंस हुए हर जगह पे, तो ये इलेक्शन में बीजेपी को बहुमतों से जो आई है, हर जगह पे आई है, तो उसमें मुसलमानों का काफ़ी योगदान रहा है। मुसलमानों ने बहिष्कार किया कांग्रेस पार्टी का, मुसलमानों ने बहिष्कार किया और दूसरे पार्टियों का, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं। आज जितना सफ़र मुसलमान हर फील्ड में कर रहा है उतना कोई समाज नहीं कर रहा है। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट हो गया, रंगनाथ मिश्रा का हो गया, मुफ्ती रहमान का हो गया, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं उसके अंदर आज बताया जाता है कि हम लोग दलित जाति से भी पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कोई है इस देश में तो ये मुसलमान है। अगर कोई भी समाज पिछड़ा हुआ अगर है तो उस देश की उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। तो ये हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। ये पिछड़ने का काम जो हम लोगों को किया है, ये बाकी जो पुराने जो राजनीतिक थे, जो सरकारें, जो उनकी नीतियाँ थी, जैसे हमारे दोस्तों ने बताया कि नीतियाँ, ठीक है, वो नीतियाँ थी, उनकी नीतियों ने हमें कारत किया। आज हमारी नीति ये चल रही है, मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है बीजेपी को, मुसलमान बैंक, मुसलमान इलाकों से भी, मुसलमान बिल्डिंग से भी अच्छे खासे वोट गिरे हैं। तो मुसलमान ये कहीं ना कहीं चाहता है कि जो 60 और 70 साल से जो भी इन लोग परेशान है, हमारा समाज, ये आने वाले और आगे की जनरेशन को हमारा इसका भुगतान न भरना पड़े और भी हम पिछड़े जाति पे, पिछड़े वर्ग पे न आए, इसलिए जो हम सब लोग मिल करके उनको एक मौका दिया है। देखिए, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, आज के तारीख में इस देश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, रोजगार चाहता है। और जो भी इन्होंने नोटबंदी का मुद्दा निकाला, बीजेपी ने, या जो भी मुद्दा निकाला, उसमें सारे समाज के लोगों ने सहयोग किया है। सफ़र किए हम लोगों ने 4-4 महीना, आज भी उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज भी जो पोजीशन है इकोनॉमिक वो थोड़ी गड़बड़ी हुई है, उसके बावजूद इस देश की प्रगति के लिए हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं, सारा समाज, सारा देश कुर्बानी दे रहा है। तो ऐसे जो फैसले हम उनका स्वागत करते हैं और हमको एक उम्मीद है कि ये 5 साल में मोदी सरकार इस देश के जो सबका साथ सबका विकास, तो हमने आपको साथ दिया है, आप विकास करके बताओ। अगर आप विकास करेंगे तो आने वाले 5 साल के बाद भी आप ही रहोगे, बाकी सारी पार्टियां साफ होगी। अगर आप इस वक्त हमारा विकास नहीं कर पाए तो फिर आपको भी वही परिणाम भुगतना पड़ेगा जो हर सरकार को भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो देश है वो बदलाव चाहता है। आज अगर कई पार्टियाँ इस राज्य से निकल गई हैं, केंद्र सरकार में नहीं हैं, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं उनकी नीतियाँ थी। देश बदलाव चाहता है, तरक्की चाहता है। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस संस्था का स्वागत करता हूं, जो मुस्लिम सेवा संघ के नाम से जो संस्था बनाई गई है। ये इनका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि आपने सुना भी और देखा भी कि सारी पार्टियों के लोग इस बैनर के नीचे आ रहे हैं। बीजेपी के लोग भी हैं, मनसे के लोग भी, हमारे फिरोज भाई ने बताया, सारी पार्टी के लोग हैं। मैं भी एमआईएम से जो है, मैंने भी सांता क्रूज से कॉन्टेस्ट किया था, तो मैं भी एमआईएम को जो सांता क्रूज से रिप्रेजेंट करता हूं। जब मैंने देखा कि कुछ लोग जो है बहुत अच्छे जज्बे के साथ में और जज्बे के साथ में कुछ करने के लिए आ रहे हैं और मुझसे जो है उन्होंने मीटिंग ली, तो मुझे जो है 1 या 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई, उसमें इनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई एक वर्ग है जो इतना पिछड़ा जा रहा है, उसको अगर हम आगे ला सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र शासन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए कोटा जो लाती है, जो भी स्कीम्स लाती है, उसको मुस्लिम जो है उन तक पूरा अच्छी तरीके से पहुँचाया नहीं जाता है। ये सब जिम्मेदारी जो है हमारी मुस्लिम लीडर्सों की है, चाहे वो कोई भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम्स को असेंबली में, पार्लियामेंट में। तो उनका एक हक बनता है, उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि ये कौम जो है इस तरीके से पिछड़ी जा रही है, एजुकेशन के ताल्लुक से हो, और चाहे तुम्हारे रोज़गार के ताल्लुक से हो, चाहे हेल्थ के ताल्लुक से हो, हर जगह देखोगे तो मुसलमान को बहुत भारी जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो सरपरस्त जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे, जिनको उन्होंने जो चुन करके उनको जो है अपना नेता चुना, उनको असेंबली में पहुँचाया, उनको पार्लियामेंट में पहुँचाया, उनको महानगर पालिका में पहुँचाया। वहाँ तक कि इन नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस वर्ग के लोग, जैसे इन्होंने कहा अभी अगर मुसलमान जो एक होकर के वोट देते तो 65 से ऊपर जो है नगर सेवक
यहाँ से जाते हैं। और ये संस्था मैं भी जो संस्था में मैंने भी ज्वाइन किया है, और हमारा यही है कि वो जो भी कोई पार्टी के लोग हैं वो इस जो है मुस्लिम समाज के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए और हर वर्ग के लिए उनका आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हर वर्ग के लोगों को हम देखते हैं कि उनको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, एडमिशन्स के लिए भी उनको दिक्कतें नहीं आती है, हर डिपार्टमेंट से उनके जो है रहनुमा उनके बैठे हुए हैं। लेकिन एक मुसलमान बच्चा, अभी हाल ही कुछ दिनों की पहले की बात है, हमारी यहाँ के कॉलेज में, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा आपसे, उसमें एक बच्चा है 63% मार्क्स लाया है, मुस्लिम था। उसका उनके जो डैडी है वो डैडी जो है कपड़ों के ऑल्टर करते रोड के ऊपर बैठ करके किसी तरीके से वो बच्चे को उन्होंने पढ़ाया। 63 मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद में उस बच्चे को वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाता है। लास्ट लिस्ट जो है 71 पे क्लोज होती है और ये बोल करके नहीं है हमारे पास एडमिशन नहीं है, ये करो उसको भेज दिया जाता है। और हमने देखा उसी कॉलेज में कि भाई 45 और 48% के जो दूसरी जाति के लोग हैं उनको 45 और 48% पे उन्होंने एडमिशन दिया। इसके अंदर हमने आवाज़ उठाई वहाँ पर और उनको कहा कि भाई इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, तब जा कर के उस लड़के का जो है वो एडमिशन हो पाया। एक गरीब बच्चा है, पढ़ करके जो है वो अगर बढ़ता है और अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मोहल्ले के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पहल, ये बहुत ज़बरदस्त पहल है मुस्लिम सेवा संघ के नाम से। और हमारी ये कोशिश होगी कि मैं स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनको हम एक एक घर में पहुँचाएंगे, हर मोहल्ले में पहुँचाएंगे। उसी की एतबार से हम एक कमेटी बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे हर इलाके के अंदर कि यहाँ के सेवा संघ के जो लोग हो वो एक्टिव हो करके उनका हक उनको पहुँचाएंगे। इससे बड़ा हम काम हम कुछ नहीं कर सकते। आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी कि ये जो समाज इतना पिछड़ा है, मुस्लिम समाज अगर आज इतना पिछड़ा है तो उसके पीछे किसका बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको मैंने कही कि एजुकेशन के ताल्लुक से देखा जाए तो तालीम न होने की बुनियाद पर यह वर्ग जो पिछड़ा होता जा रहा है। इनको उनके जो राइट्स है, उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो वो उनके बारे में उसका अवेयरनेस इस कम्युनिटी के अंदर मैंने देखी बहुत कम है। अक्सर लोगों को हमने देखा, आप कोई भी सरकारी काम और कोई भी सरकारी स्कीम आप लेने जाओगे, अभी इलेक्शन में हमने देख लिया इस चीज़ को, जो है कोई भी स्कीम आप लेने जाते हो, सरकारी स्कीम आपको चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हमारी जाति के लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है, या तो उनके नेम में चेंजिंग है या कोई डॉक्यूमेंट अधूरे हैं उनके, जिस वजह से भी ये ले नहीं पाती स्कीम। ये जो है एजुकेशन नहीं होने की बुनियाद पर, इल्म नहीं होने की बुनियाद पर, अवेयरनेस नहीं होने की बुनियाद पर ये सब चीज़ें आती है। और हमारी कोशिश होगी कि फुल्ली अवेयरनेस जो है इस कौम के अंदर आवे, मुस्लिम समाज के अंदर आवे, यहाँ के लोग वेल एजुकेटेड हुए, वेल ऑक्यूपाइड हुए और अच्छी नौकरी, इनका जो है इनकी नौकरी के एतबार से भी ये अच्छे तरीके से अच्छी नौकरी करके, और जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं मार्केट में गलत चीज़ें दिख रही है। अक्सर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सेंटा क्रूज मोहल्ला कमेटी में, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में हम लोग काफ़ी साल से बैठते हैं और ये मुद्दे जो ऐसे भी कॉमन मुद्दे हैं ये आते रहते हैं, ड्रग्स के ताल्लुक से और ये तुम्हारे रैगिंग के ताल्लुक से, ये सब चीज़ें आती रहती है। ये सब चीज़ें जो है किस तरीके से रुक जावे और किस तरह स्टॉप हो जावे, हमारी ये समाज सेवा जो है इसके लिए काम करेगी और इनके लिए जो है पूरी जान माल तन बंधन से इसका साथ दूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम मुस्लिम समुदाय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद था। उनका कहना है कि हम एक चेंज चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं कि जिससे जो ये समाज है इतना पिछड़ा हुआ है उसमें भी तरक्की हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो। और उनकी उम्मीदें हैं उन्हें कि जो ये सरकार है, केंद्र में सरकार है या राज्य में सरकार है, वो उनके लिए ज़रूर काम करेगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ पूनम यादव, IN24 न्यूज़, मुंबई।